गुड मॉर्निंग। किरुषा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। हिमाचल प्रदेश के अंदर असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है, फॉर्म फिल ऑलरेडी हो रहे हैं। 5 मार्च जो आपको अंतिम तिथि दी गई है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस 2 चीजें हैं कि आपको डोमिनेंस सर्टिफिकेट यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट आपके साथ में कॉम्पिटिशन नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन उनसे अलग हो गया है। देन दूसरा, फीमेल कैंडिडेट। जी हाँ, यहाँ पे 100% फीमेल कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी गई है, तो ये 2 चीजें आपको बिल्कुल ही अलग करती हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के साथ में 50% इन्होंने कंपलसरी यानी डिग्री एंड डिप्लोमा के साथ में आपका 50% होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए इन्होंने दिए हैं। तो इसीलिए में अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे 15 से 20 क्लासें ले ली हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर आपका स्वागत है। देखते हैं आज का ये फाइनल अपने पास में जो एमसीक्यू सेशन है उसको जल्दी से क्लास को सबसे पहले तो आप शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, किरुषा एकेडमी के चैनल के साथ में जुड़िए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डेड आपके हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी के रिगार्डेड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आपको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे जल्दी पहुंचे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। द फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। अपने पास में है एक सिंबल दे रखा है। अपन बेसिकली जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर साहब जब भी अपनी जो पर्ची होती है उसके ऊपर प्रेस्क्राइब करने से पहले क्या लिखते हैं, 2 चीजों के ऊपर अपन ध्यान रखते हैं। एक तो रहता है दिस कॉल, ठीक है ना, ये बेसिकली किसका सिंबल रहता है, आपका ट्रीटमेंट का। दूसरा रहता है, ये बेसिकली रहता है आपके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी आपको जो टेस्ट एंड स्क्रीनिंग करवानी है वो इसके अंदर, ठीक है ना। इसके लिए बेसिकली क्या रहता है, टेस्ट एंड स्क्रीनिंग। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है। तो इस तरह के एमसीक्यू भी आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए अपन ने ऑलरेडी बता दिया है। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये अपने को तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि डायग्नोसिस का सिंबल क्या रहेगा तो डी इससे और माइनस सा उसके पास में एक्स करके इस तरह से अपन क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक का ये इवेल्युएशन सिंबल रहता है। डेट ऑफ द डायग्नोसिस एंड डेथ ऑफ द पेशेंट, ये डेथ ऑफ द पेशेंट बेसिकली अगर कलर कोडिंग की मैं बात करूं तो किसके अंदर चला जाएगा, आपके ब्लैक। इमरजेंसी के अंदर जब पेशेंट आता है, ऐसे पेशेंट जो डेथ कर जाते हैं उनको अपन ब्लैक जो कलर कोडिंग है उनके अंदर सबमिट करते हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, केयरफुली रीड कीजिएगा। द मिनिमम स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लासगो स्केल, जीसीएस स्केल के बारे में अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। जीसीएस स्केल बेसिकली ऐसे पेशेंट जो क्या हो, अनकॉन्शियस, जिनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है, एब्सेंस है, या फिर जो नीरो के पेशेंट है, स्ट्रोक के पेशेंट है, हाइड्रोसिफिलिस के पेशेंट है, ब्रेन इंजुरी के पेशेंट है, जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनका अपन क्या करते हैं, 3 बेसिकली इसके अंदर कंपोनेंट देखने को मिलता है, आई, वर्बल एंड मोटार। यानी पेशेंट कितना अनकॉन्शियस है या फिर कितना एक्टिव है, कितना इनके जो रेस्पॉन्स कर रहा है। अपन रेस्पॉन्स बेसिकली जीसीएस स्कोर के बेस पे अपन डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कितना हेल्दी है या फिर रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो जीसीएस स्कोर के बारे में अपने से क्या एमसीक्यू पूछा गया है, मिनिमम स्कोर, ठीक है ना। ये एमसीक्यू आपके नॉसेट के एग्जाम के अंदर, आपके बहुत सारे एग्जाम के अंदर, पीवी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये एक रेंज के अंदर होता है 3 से लेके 15। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आई, ठीक है ना, फर्स्ट कंपोनेंट क्या रहने वाला है, आई। आई के अंदर बेसिकली आपका कितना रहेगा, 4 कंपोनेंट रहने वाला है। देन क्या रहने वाला है आपका वर्बल। वर्बल के अंदर बेसिकली कितना रहेंगे, 5 कंपोनेंट। देन फाइनल इज द मोटार। मोटार के अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो आपके एक्सट्रीमिटी या फिर लेग्स की एक्सटेंशन फ्लेक्शन के बारे में, बॉडी कितना मूवमेंट कर रही है, ये सारा का सारा अपन रिस्पॉन्स किसके अंदर चेक करते हैं, मोटार के अंदर।
जो अपन क्या करते हैं 6 मार्किंग करते हैं, टोटल अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, ऐसे पेशेंट जिनका जीसीएस स्कोर कितना होता है 15, वो पेशेंट क्या रहते हैं सबसे ज्यादा वेल एंड गुड, ठीक है ना, सबसे हाईली रेस्पॉन्सिव पेशेंट को अपन क्या करते हैं 15। एंड मिनिमम यानी ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल ही ऐसे पेशेंट को सीपीआर की नीड हो सकती है, बिल्कुल भी जिनका रेस्पॉन्स जीरो है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, ऐसे मान सकते हैं कोमा के जैसे पेशेंट होते हैं, उनको बेसिकली अपन क्या करते हैं 3 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम अपन देते हैं। तो यहाँ पे अपने से पूछा गया है कि मिनिमम, तो बेसिकली कौन सा डी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर चला जाएगा। डी ऑप्शन के अंदर मिनिमम यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, इसका मिनिमम स्कोर 0 नहीं होता है, मिनिमम स्कोर हमेशा इसका 3 रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की 300 पहले 312 पोस्ट थी, अब इनको 390 के पास में ये आपको पोस्ट है बढ़ा दी गई है। तो आपको बिल्कुल बढ़िया तैयारी करनी चाहिए एक प्रॉपर वे के अंदर। इसके लिए किरोशा एकेडमी लेके आया है आपके पास में हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक 2025, मात्र 2500 के अंदर ये अपने बैच स्टार्ट किया है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। यहाँ पे आपको सैलरी भी 25,000 मिलेगी, तो 2500 का तो अपन सेक्रीफाइस करना ही होगा, ठीक है। 2500 के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, इसके साथ में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसके अंदर कभी भी आप देख सकते हैं। तो जरूर आप परचेज कीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, मौके बार बार नहीं आते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जी जान से लग जाइए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जिससे आपको भी सरकारी नर्सिंग स्टाफ बनने का मौका मिले, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। एमआरएस यानी मिसेस सावित्री, ए 23 ईयर ओल्ड फीमेल है, वाज मैरिड 11 ईयर एगो, ठीक है ना, 11 साल पहले इनकी शादी हो चुकी है। इवन आफ्टर रेगुलर सेक्सुअल act without using any contraceptive device, she is the failure to the conceive. What will be the diagnosis of the Mrs. सावित्री, ठीक है ना। ये बेसिकली इन्होंने जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उनका जो एक्ट है वो विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी जब भी याद रखिएगा 1 साल तक फिजिकल कांटेक्ट या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर इंटरकोर्स किया जाता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, ठीक है ना, विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन, फिर भी आप कंसीव नहीं हो रहे हैं, इसका मीन्स आप क्या है फर्टिलिटी, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसी इनफर्टिलिटी को जो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है और 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, फर्स्ट टाइम भी यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई है, यानी इन्होंने साफ ही एमसीक्यू के अंदर दे रखा है कि 11 साल पहले इनकी शादी हो गई थी लेकिन अभी तक इनका कंसीव नहीं हुआ है। ऐसे पेशेंट बेसिकली किसके अंदर चले जाएंगे, आपके प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी एमनोरिया का मीन्स ये होता है कि जो एक अपन नॉर्मल जो 12 से लेके 14 इयर्स या फिर 15 ईयर मैक्सिमम मानते हैं, अगर वहां तक प्राइमरी प्यूबर्टी के अंदर जो गर्ल्स को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चाहिए, इस एज के अंदर अगर नहीं आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फर्स्ट टाइम टिल 15 ईयर्स तक। अगर 15 साल की हो गई है तब भी नहीं हो रहा है आपको, ऐसी गर्ल्स जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस है, इनको अपन प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बेसिकली एक बार तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, यानी ऑलरेडी इनके पास में डिलीवरी या फिर बच्चा कह सकते हैं कि ये पहले प्रेग्नेंट हुई थी, किसी कारण से अगर बच्चा है या नहीं भी है या फिर दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और उस समय बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, 1 साल तक आपने 1 से लेकर 1.5 साल तक आपने बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फिजिकल एक्टिविटी या फिर उसको अपन बोलते हैं इंटरकोर्स, ठीक है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी की, लेकिन कंसीव नहीं हुआ है, ऐसे सारे के सारे पेशेंट किसके अंदर चले जाएंगे, सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। और सेकेंडरी एमनोरिया यानी एक बार एस्ट्रो साइकिल आ चुका है लेकिन उसके बाद में वापस क्या हो जाता है, अब्सेंस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमनोरिया। तो इन सब के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी एमनोरिया एंड दिस इज द प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी एमनोरिया। ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा आपके
खास रहने वाले हैं। डिस्पोजेबल एंडोट्रेकियल ट्यूब कैन बी द स्टेरिलाइज यूजिंग, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, ड्राई हीट, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फिनॉल। तो बेसिकली अपने को नॉर्मल ज्यादा एक्सेसिव हीट नहीं चाहिए होती है, इसको अपन एक नॉर्मल हीट के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल इनकी जो डेस्ट्रॉय होने की कैपेसिटी है हाई हीट के अंदर, ये स्टेरिलाइजेशन नहीं किए जाते हैं। तो अपने पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन है एथिलीन ऑक्साइड, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ड्राई हीट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके जितने भी हॉट एयर ओवन है, ठीक है ना, हॉट एयर ओवन का जो एग्जांपल है वो किसका है, आपका ड्राई हीट का है, जिसके अंदर अपन जितने भी ग्लासवेयर हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर रखते हैं, आपके ड्राई हीट के अंदर, जिसको अपन हॉट एयर ओवन बोलते हैं। और ड्राई हीट के बाद में अगर मैं मोइस्ट हीट की मैं बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या रहने वाला है, ऑटोक्लेव, जिसको अपन अंडर हाई प्रेशर के अंदर स्टरलाइजेशन करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 एलबीएस देन 15 टू 20 मिनट्स के लिए। फिनॉल अगेन अपन इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है, सरफेस के अंदर घर के अंदर जब अपन पोछा वोछा लगाते हैं उसके लिए बेसिकली कौन सा रहता है, फिनॉल। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। मेडिकल रिकॉर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है ना, मेडिकल रिकॉर्ड बेसिकली अगर मैं बात की जाऊं तो पेशेंट की कितने टाइम तक मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाता है, अपने से सिर्फ इतना पूछा गया है कि मेडिकल रिकॉर्ड बेसिकली कहां पे रखते हैं, क्या पेशेंट के पास में रखते हैं या फिर फिजिशियन के पास में रखते हैं या फिर रिलेटिव के पास में रखते हैं। तो बेसिकली हमेशा याद रखिएगा मेडिकल जितना भी रिकॉर्ड होगा वो आपके हॉस्पिटल के पास में रखा जाएगा, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, उनका ये काम है कि उनको प्रिजर्व रखना, उनको किसी के साथ में शेयर नहीं करना। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कितना 10 साल तक इनको इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ता है, हर एक पेशेंट का 10 साल तक, और कई जो स्पेशल क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको 20 साल तक भी यहाँ पे प्रिजर्व रखते हैं या फिर मेंटेन करके रखते हैं रिकॉर्ड को। ये बेसिकली आपके न तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखने में या न फिजिशियन की जिम्मेदारी है न रिलेटिव की, ये बेसिकली किसका रहता है, आपके हॉस्पिटल के। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूडिंग, एक पेशेंट आपके पास में क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है ना। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हमेशा याद रखिएगा प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो उनको अपन हर एक एमसीक्यू के अंदर देखते हैं कि एबीसी, ठीक है ना, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, तीन जो अपने पास में मेन रहते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा याद रखिएगा एयरवे को क्लियर करना होता है, ठीक है ना। बिना एयरवे, अगर आपका एयरवे क्लियर नहीं है तो पेशेंट में बहुत जल्दी सडन डेथ हो सकती है। एयरवे, देन अपन क्या करते हैं, ब्रीथिंग, देन फाइनली इज द सर्कुलेशन। और यही बात जब सीपीआर देते हैं तो कितना हो जाता है उल्टा, यानी सर्कुलेशन या फिर कंप्रेशन सबसे पहले आ जाता है, देन एयरवे, देन ब्रीथिंग, सीएबी यहाँ पे अपन करते हैं, और यहाँ पे जो रह जाएगा एबीसी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अपने पास में जो प्रायोरिटी की बात की गई है, प्रायोरिटी जब भी आंसर में दे रखी होती है इसका मतलब ये है कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा होगा ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। आईवी थेरेपी इतना नीड नहीं रहेगी। मैनिटोल बेसिकली ऐसे पेशेंट जो इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट होते हैं, हेड इंजुरी के पेशेंट होते हैं, आईसीपी जिनकी इंक्रीज आईसीपी के मेंटेन करने के लिए अपन क्या देते हैं, मैनिटोल जो डायबिटिक्स है। तो ये बेसिकली यहाँ इतनी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। जी हाँ, सी ऑप्शन जो है क्लियरेंस ऑफ एयरवे, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। एमसी बुर्नी पॉइंट बेसिकली किसके अंदर, जो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जो अपन राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर अपन जो पेन फील करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, फॉर पेडिंग इज अप्लाइड टू अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनकी आंख के ऊपर अपन पैड या फिर उनको ढक के क्यों रखते हैं, किसी कपड़े से, किसी पैड से, इसका मेन रीजन क्या है, ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। तो ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं ऐसे में उनकी क्या रहती है, आई ओपन रहती है। आई ओपन रहेगी तो क्या देखने को मिलेगा, ड्राइनेस वहां देखने को मिलेगा। उस ड्राइनेस के कारण क्या होगा,
कॉर्नियल अल्सर की सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली है। तो यहाँ पे आप ड्राइनेस ऑफ अल्सर भी, सॉरी ड्राइनेस ऑफ आई भी ऑप्शन के अंदर है, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं देना है, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ आई के कारण क्या दिक्कत होने वाली है, तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाला है, दिस इज द कॉर्नियल अल्सर। ये बेसिकली क्या रहेगा आपको लॉन्ग टाइम तक, इसलिए अपन जब भी देखते हैं हर एक मिनट के बाद में, हर 10-20 सेकंड के बाद में अपन क्या करते हैं, आई ब्लिंकिंग करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राइनेस के कारण आपके ऑप्टिक चार्म और कंजक्टिवाइटिस बहुत सारे दिक्कत के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है आई डिसऑर्डर के अंदर, और मेन जो दिक्कत है वो आपका कॉर्नियल अल्सर। ये एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा पेडिंग ऑफ द आई बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे पेशेंट जो क्या है अनकॉन्शियस, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट क्या नहीं कर सकते, ब्लिंकिंग नहीं कर सकते खुद से, तो उनकी मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन आई मॉइस्चराइजेशन, ठीक है ना, टू मेंटेन आई मॉइस्चराइजेशन, उस आंख की नमी को मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस पेडिंग करते हैं आई को। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। मिसेज राखी कंप्लेन टू ए डॉक्टर दैट हिज डॉटर निहारिका इज 70 ईयर ओल्ड बट देयर इज नो menstruation in निहारिका, निहारिका इज सफरिंग फ्रॉम, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यानी उनको क्या, एमसीक्यू के ऊपर वापस फोकस कीजिएगा, कंप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर, सॉरी, जो उनकी जो डॉटर है निहारिका, उनकी जो बेटी है निहारिका, उनको 17 साल ओल्ड हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। इससे पहले भी अपन एमसीक्यू के अंदर बात कर चुके हैं। क्या इसको प्राइमरी एमनोरिया बोलेंगे, क्या इसको सेकेंडरी एमनोरिया बोलेंगे, या फिर डिस्पार्कुनिया, या फिर मेनोरेजिया, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। मेनोरेजिया के अंदर तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग यहां देखने को मिलती है, तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बात आती है प्राइमरी एमनोरिया एंड सेकेंडरी एमनोरिया। तो प्राइमरी यानी फर्स्ट टाइम अगर नो मेस्टर अब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, अब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल टिल 15 ईयर्स, ठीक है ना, टिल 15 ईयर्स तक भी अगर इनको मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, ठीक है ना, ये फर्स्ट टाइम होगा, क्या फर्स्ट टाइम होगा। ऐसी नहीं है कि ऐसे में अगर किसी पेशेंट को पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है लेकिन उसके बाद में वापस क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू और अब्सेंस हो जाता है, ऐसी कंडीशन को अपन प्राइमरी एमनोरिया नहीं बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस तो इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है ना। देन आफ्टर क्या हो जाता है, absence, then after absence। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्राइमरी एमनोरिया एंड सेकेंडरी एमनोरिया। यानी एक नॉर्मली अपन 12 से लेके 14 जो एज होती है, ठीक है ना, 12 से लेके जो 14 एज है, उसमें नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17 साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं आया है। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमनोरिया। देन अगर ऐसे पेशेंट जिनको 12 या 14 साल के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है लेकिन वापस 15 से 16 साल की एज में या फिर उसके बाद में भी वो अगर एब्सेंट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, बिना किसी रीजन के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमनोरिया। तो यहाँ पे क्या आंसर चला जाएगा, ए, दिस इज द प्राइमरी एमनोरिया। यहाँ पे क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पेप स्मीयर एग्जामिनेशन इज डन टू द डायग्नोसिस, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ये बेसिकली क्या रहेगा, अपने से पूछा गया स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना। पेप स्मीयर का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बेसिकली अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग टेस्ट की, अगर मैं बात करूंगा स्क्रीनिंग टेस्ट की, जब भी बात की जाए तो क्या आएगा आपका पेप स्मीयर। किसके लिए, सर्विक्स के कैंसर के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, सर्विक्स ऑफ कैंसर, सर्विक्स के कैंसर के लिए। और हाँ, याद रखिएगा ये क्या है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। और परमानेंट यानी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या रहने वाला है, कंफर्मेटरी टेस्ट बेसिकली क्या रहेगा आपका, कंफर्मेटरी टेस्ट यानी
जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ 100% इनको कैंसर है। इसके लिए बायोप्सी इज द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। उसके लिए बायोप्सी क्या रहेगा आपका फाइनल यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, सर्विक्स का कैंसर, यानी सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। सी और डी बिल्कुल सेम है, लेकिन अपन क्या मान सकते हैं, सी और डी दोनों सेम ही है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, abnormal proliferation of the uterine endometrium tissue outside the uterus is called, give me this answer कीजिएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिनोरेजिया या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर एंडोमेट्रोसिस या फिर मेट्रोरेजिया। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, क्या रहने वाला है यहाँ पे अपने पास में। जो बेसिकली आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। मेनोरेजिया की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली क्या रहता है आपका इरेगुलर, सॉरी यहाँ पे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और मेट्रोरेजिया के अंदर क्या देखने को मिलेगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये दोनों ही क्या हो गए, बार हो गए, क्योंकि अपने से क्या पूछ रहा है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली ऐसे पेशेंट के अंदर आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई सिस्टम बेसिकली देखने को मिलता है, इन्वॉल्व देखने को मिलता है। और ऐसे पेशेंट के अंदर जो पेनक्रियाज के अंदर प्रॉब्लम होगी, और पेनक्रियाज बेसिकली क्या करता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ऐसे पेशेंट के अंदर डाइजेशन की, यानी जो फैट को डाइजेशन करते हैं आपके एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीज एंजाइम, ये बेसिकली क्या होंगे यहाँ पे। अगर पेनक्रियाज के अंदर प्रॉब्लम होगी तो प्रॉपर एमाइलेज, सॉरी यहाँ पे जो आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे नहीं होने के कारण फैट का डाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट के अंदर बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर देखने को मिलता है पेनक्रियाज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस, तो एंडोमेट्रोसिस का अंदर बेसिकली क्या आंसर रहेगा आपका, यूटेराइन एंडोमेट्रियम टिश्यू। बेसिकली क्या होता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है वो आउटसाइड द यूटेराइन, ठीक है ना, आउटसाइड द यूटेराइन। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, दिस इज द एंडोमेट्रियोसिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली उसके लिए बहुत ही शानदार प्लान ऐप के अंदर अवेलेबल है। कृषि एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको मात्र 2500 के अंदर ये बैच हिमाचल प्रदेश फास्ट ट्रैक के नाम से आपको ये बैच मिलेगा, जहां पे आपके कंप्लीट नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग, जी हाँ 85 जो नर्सिंग का पोर्शन है, देन 35 जो नॉन नर्सिंग का पोर्शन है, वो सारा का सारा इस ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो जरूर जाइए, परचेज कीजिए और ऐप पर विजिट करके बेहतरीन इस प्लान का आप फायदा उठाएं। मात्र 2500 के अंदर आपको 25,000 की सैलरी मिलने वाली है। तो मौका, यानी सौदा बहुत ही कम है, बहुत फायदे का सौदा है। तो जरूर आपको परचेज करना चाहिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहिए। भीड़ से अलग हिस्सा बनना है तो आपको जरूर ये ट्राई करना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन दूसरों से अलग हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू एग्जाम हो जाएगा, वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी, फिर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। अभी टाइम सोचने का नहीं है, कुछ करके दिखाने का है। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम आईयूडी इंसर्टेड, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी क्या है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं करेंगे, अबाउट द मिड साइकिल नहीं करना है, बिफोर जस्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं, हमेशा याद रखिएगा, ड्यूरिंग एंड विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। 7 से 10 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अपन क्या करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, या फिर अपन मेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सर्विक्स बेसिकली बहुत ही माइनर में यहाँ पे सर्विक्स का यहाँ पे डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। देन ये भी एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय द, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली क्या करती हैं, प्रिवेंशन करते हैं किसको, एवोल्यूशन को, सॉरी ओव्यूलेशन को क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करती है। नॉट फॉर किलिंग ओवा, देन नॉट फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन द स्पर्म एंड ओवा, नॉट फॉर ए
किल फॉर द स्पर्म। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके ओव्यूलेशन को क्या करती हैं, प्रिवेंशन करते हैं। कौन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ द ओव्यूलेशन बेसिकली क्या रहेगा, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ये बेसिकली आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है ना, हार्मोनल, जिसको अपन क्या करते हैं, इंजेक्टेबल। और जो आपका क्लोमिफेन है वो बेसिकली क्या चला जाएगा, आपका ड्रग ऑफ चॉइस इंडक्शन ऑफ द ओव्यूलेशन। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। लिवोनॉर्जेस्टर बेसिकली अपन क्या करते हैं, इंजेक्टेड फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करते हैं आपका, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्टेड, आईयूडी इंसर्टेड करने का सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ब्लीडिंग, ठीक है ना, वेजाइनल ब्लीडिंग सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसलिए जब भी अपन आईयूडी इंसर्टेड करते हैं तब हमेशा याद रखिएगा उनको जो आपके हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली कितना होना चाहिए, मोर देन 10 होना चाहिए हीमोग्लोबिन। और उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी ब्लड डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे पेशेंट नहीं हो कि जिनको ऑलरेडी आपके प्रीवियस हिस्ट्री अगर एबोशन की रही हुई हो या फिर पीपीएच की रही हुई हो, एपीएच की है या फिर प्रीक्लम्सिया है, एक्लम्सिया है, प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन इस टाइप से प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ब्लीडिंग, ठीक है ना। अगर हीमोग्लोबिन ऑलरेडी यहाँ पे अगर कम होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको आईयूडी नहीं इंसर्ट करना है, नहीं तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सीवियर हेमरेज के अंदर जा सकता है, जिसके कारण आपके मैटरनिटी डेथ भी हो सकती है बच्चे और मदर दोनों के बीच में इन फ्यूचर। द नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स इन इंडिया पर 1000 पॉपुलेशन, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका 150 से लेके 180। ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। देन अपन ने बात की व्हाट शुड द कपल प्रोटेक्शन रेट इफ वी वांट अचीव नेट रिप्रोडक्शन रेट 1, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ये बेसिकली रहेगा आपका मोर देन 55%, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। अपन से क्या पूछ रहे हैं, कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। Which of the following is the second generation intrauterine contraceptive device? ये बेसिकली क्या रहेगा आपका जो लाइफ लूप है, ये क्या रहेगा, फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन का कॉन्ट्रासेप्टिव, फर्स्ट जनरेशन का कॉन्ट्रासेप्टिव है। और सेकेंड जनरेशन के अंदर बेसिकली आपका ये जो कॉपर 380 है, दिस इज द सेकेंड जनरेशन। और कब तक के लिए, 10 यानी 10 साल के लिए प्रोटेक्ट करते हैं आपको। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, ओके। तो ये अपने आज के फाइनल एमसीक्यू अपन ने सबमिट कर दिए हैं। जितने भी एमसीक्यू हैं आज अपन ने 15 से लेके 20 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। एमसीक्यू सारे इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर, आप सारे प्रीवियस आपके एग्जाम जितने भी दिए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको अपन ने एवेल्युएशन करने के बाद में इस तरह से एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं। हर एक वो एमसीक्यू आपके आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपने आप को कीप मोटिवेट रखिएगा। ओके, थैंक यू।